नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम पैमाने के प्रतिफलों का अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पैमाने में वृद्धि का अर्थ। पैमाने में वृद्धि का अर्थ है कि उत्पादन के सभी साधनों को एक समान अनुपात में बढ़ाना। यानी कि पैमाने में वृद्धि तभी कही जाएगी जब सभी साधनों को एक समान अनुपात में बढ़ाया जाएगा, या ये कह लीजिए कि सभी साधनों की मात्रा में एक समान प्रतिशत वृद्धि की जाएगी, तो तब कहा जाएगा कि पैमाने में वृद्धि की गई है। पैमाने के प्रतिफल का अर्थ। पैमाने का विचार दीर्घकालीन है। दीर्घकाल में उत्पादन का कोई भी साधन स्थिर नहीं होता है। हालांकि दीर्घकाल में आवश्यकता अनुसार सभी साधनों को एक ही अनुपात में या विभिन्न अनुपातों में बढ़ाकर किसी वस्तु के उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। यानी कि दीर्घकाल में अगर उत्पादक चाहता है उत्पादन बढ़ाना, तो वो सभी साधनों को एक समान अनुपात में भी बढ़ा सकता है और अलग अलग अनुपातों में भी उनको बढ़ा सकता है। लेकिन पैमाने के प्रतिफल से तात्पर्य सभी साधनों में समान अनुपात में वृद्धि होने के कारण उत्पादन में होने वाली वृद्धि से होता है। यानी कि पैमाने के प्रतिफल का जब हम अध्ययन करते हैं अर्थशास्त्र में, तो हमारा मतलब होता है कि सभी साधनों को एक समान अनुपात में बढ़ाया जाए और तब इसके कारण उत्पादन में होने वाली वृद्धि को देखा जाए, उसमें किस प्रकार से वृद्धि हो रही है उत्पादन में। अतः पैमाने के प्रतिफल के अंतर्गत सभी साधनों की मात्राओं में एक साथ एक समान अनुपात में परिवर्तन करने पर कुल उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। यानी कि पैमाने के प्रतिफल के अंतर्गत अर्थशास्त्र में हम ये पढ़ते हैं कि जब उत्पादन के सभी साधनों को एक समान अनुपात में परिवर्तित किया जाता है, उनमें एक समान प्रतिशत वृद्धि या कमी की जाती है, तो कुल उत्पादन किस प्रकार से परिवर्तित होता है, कितने प्रतिशत उत्पादन में वृद्धि या कमी होती है, इस बात का हम अध्ययन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। पैमाने के प्रतिफल के संबंध में निम्नलिखित बातें उल्लेखनीय हैं। पहली, पैमाने के प्रतिफल का संबंध दीर्घकाल से होता है। यह दीर्घकालीन उत्पादन फलन पर आधारित होते हैं। दूसरा, इनमें सभी साधनों का पारस्परिक अनुपात स्थिर रहता है, अर्थात सभी साधनों की मात्राओं को एक समान अनुपात में परिवर्तित किया जाता है। अगर इनको बढ़ाया जाएगा साधनों को, तो सभी साधनों को बढ़ाया जाएगा और वो भी समान अनुपात में, यानी कि समान प्रतिशत वृद्धि इनमें की जाएगी। और अगर घटाया जाएगा तो भी समान अनुपात में घटाया जाएगा सभी साधनों को। उत्पादन की तकनीक स्थिर रहती है। उत्पादन की गणना भौतिक मात्रा के रूप में की जाती है, मूल्य के आधार पर नहीं की जाती। यानी कि हम इसमें इकाई गिनते हैं कि कितनी क्वांटिटी, यानी कि कितनी मात्रा जो है वो उत्पादित हुई है, कितनी इकाई उत्पादन हुआ है, न कि ये देखते कि कितने मूल्य का उत्पादन हुआ है। यानी कि जो उत्पादन हुआ है उसका क्या मूल्य है, हम इस आधार पर उत्पादन की गणना नहीं करते। पैमाने के प्रतिफल के अंतर्गत उत्पादन की गणना भौतिक मात्रा के रूप में की जाती है। पैमाने के प्रतिफल के विभिन्न रूप या अवस्थाएं, अर्थात पैमाने के प्रतिफल कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला, पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल। दूसरा, पैमाने के स्थिर प्रतिफल। और तीसरा, पैमाने के घटते हुए प्रतिफल। अब हम इन तीनों को ही विस्तार से समझेंगे। पहले, पैमाने के बढ़ते हुए या वृद्धमान प्रतिफल। जब उत्पादन में वृद्धि उस अनुपात से अधिक होती है जिस अनुपात में सभी साधनों में वृद्धि की जाती है, तो इसे पैमाने के बढ़ते हुए या वृद्धमान प्रतिफल की अवस्था कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि उत्पादन के सभी साधनों में 10% की वृद्धि की गई और इस वृद्धि के फलस्वरूप उत्पादन की मात्रा में 10% से अधिक की वृद्धि हुई, तो यह अवस्था पैमाने के बढ़ते हुए या वृद्धमान प्रतिफल की अवस्था कही जाएगी। दूसरा उदाहरण आप ये ले सकते हैं कि मान लीजिए सभी साधनों की मात्रा को 2 गुना कर दिया गया, लेकिन उत्पादन जो था वो 2 गुने से भी ज़्यादा बढ़ा। अर्थात जिस अनुपात में साधनों को बढ़ाया जा रहा है उस अनुपात से अधिक अनुपात में उत्पादन में वृद्धि हो रही होती है पैमाने के बढ़ते हुए या वृद्धमान प्रतिफल की अवस्था में। यहाँ पर रेखा चित्र आप देख सकते हैं। यहाँ पर 5 समुत्पाद वक्र हैं, IP1, IP2, IP3, IP4, IP5, जो क्रमशः 100 इकाई, 200 इकाई, 300 इकाई, 400 इकाई और 500 इकाई उत्पादन मात्रा को दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो OS रेखा है ये पैमाने की रेखा है, जो एक
निश्चित अनुपात को व्यक्त करती है साधन x और साधन y के बीच में। एक निश्चित अनुपात को ये व्यक्त करती है। जब साधन x और y के a संयोग को अपनाया जाता है तब जो उत्पादन है वो 100 इकाई उत्पादन होता है। जब 200 इकाई उत्पादन होता है तो संयोग होता है b, यानी कि AB जो है वो मात्रा हमने बढ़ाई। जो साधनों की के अनुपात में वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है, AB के बराबर। और उत्पादन में वृद्धि हुई है 100 इकाई, क्योंकि उत्पादन 100 इकाई से बढ़कर 200 इकाई हो गया है। अगली बार जब हम 100 इकाई और बढ़ाना चाहते हैं तो हमें तीसरा संयोग होगा हमारा C का, यानी कि हमें जो साधन है वो कम अनुपात में बढ़ाने पड़ेंगे AB की तुलना में, लेकिन उत्पादन हमें 100 इकाई प्राप्त होगा। अगली बार जब हमें 300 से 400 इकाई उत्पादन करना होगा, यानी कि 100 इकाई उत्पादन और वृद्धि करनी होगी, तो हमें BC की तुलना में कम अनुपात में दोनों साधनों को बढ़ाना होगा, यानी कि CD, अर्थात CD जो होगा वो BC से छोटा होगा। इसी प्रकार से अगर और हम चाहते हैं कि 100 इकाई और बढ़े, उत्पादक ये चाहता है कि 100 इकाई और बढ़े, 400 इकाई के बदले उत्पादन जो है बढ़कर वो कितना हो जाए, 500 इकाई हो जाए, तो इस बार उसे CD की तुलना में DE अर्थात साधन अनुपात में कम वृद्धि करनी पड़ेगी। CD की तुलना में DE जो है वो छोटा है, यानी कि यहाँ पर सबसे पहले 100 इकाई के लिए हमें ज़्यादा मात्रा बढ़ानी पड़ी थी साधनों की। फिर अगली बार BC जो कि AB से कम है, इसका मतलब ये हुआ कि दूसरी बार हमें पहले की तुलना में कम साधन बढ़ाने पड़े, तीसरी बार और कम, और चौथी बार और कम साधन हमें बढ़ाने पड़े, जबकि उत्पादन हमें हर बार 100 इकाई प्राप्त हुआ है। तो ये जो रेखा चित्र है पैमाने के बढ़ते हुए या वर्धमान प्रतिफल को व्यक्त करता है। ये इस रेखा चित्र की व्याख्या है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो स्थिति है या दूसरा जो रूप है वह है पैमाने के स्थिर प्रतिफल। जब उत्पादन में वृद्धि ठीक उसी अनुपात में होती है जिस अनुपात में सभी साधनों में वृद्धि की जाती है, तो इसे पैमाने के स्थिर प्रतिफल की अवस्था कहा जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए उत्पादन के सभी साधनों में 10% की वृद्धि की गई और उत्पादन की मात्रा में भी 10% की वृद्धि हुई। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि जिस अनुपात में सभी साधनों को बढ़ाया गया है उत्पादन भी ठीक उसी अनुपात में बढ़ा है, तो ये अवस्था पैमाने के स्थिर प्रतिफल की अवस्था कही जाएगी। अगर साधनों को 2 गुना कर दें तो उत्पादन भी 2 गुना हो जाता है। अगर साधनों की मात्रा को आधा कर दें तो उत्पादन भी आधा हो जाता है। तो ये अवस्था जो है पैमाने के स्थिर प्रतिफल की अवस्था होती है। रेखा चित्र में आप यहाँ देख सकते हैं AB बराबर BC बराबर CD बराबर DE, यानी कि चारों ही जो हैं बराबर हैं, जो गैप्स यहाँ पर दिखाए गए हैं, और उत्पादन में जो वृद्धि हुई है वो भी बराबर हुई है 100 इकाई की, यानी कि हर बार 100 इकाई प्राप्त करने के लिए हमें दोनों साधनों की समान मात्रा में वृद्धि करनी पड़ी है। यानी कि उत्पादन में 100 इकाई की वृद्धि करने के लिए हमें हर बार समान अनुपात में दोनों साधनों को बढ़ाना पड़ा है। तो ये स्थिर प्रतिफल को व्यक्त करने वाला रेखाचित्र है। इसकी व्याख्या आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पैमाने के घटते हुए या ह्रासमान प्रतिफल। जब उत्पादन में वृद्धि उस अनुपात से कम होती है जिस अनुपात में सभी साधनों में वृद्धि की जाती है, तो इसे पैमाने के घटते हुए या ह्रासमान प्रतिफल की अवस्था कहा जाता है। उदाहरण के लिए उत्पादन के सभी साधनों में 10% की वृद्धि कर देने पर उत्पादन की मात्रा में 10% से कम की वृद्धि का होना, ये एक घटते हुए प्रतिफल की अवस्था है। आप ये भी कह सकते हैं कि अगर हमने साधनों को 2 गुना कर दिया है, सभी साधनों को 2 गुना कर दिया है, उनकी मात्रा को 2 गुना कर दिया है, तो उत्पादन क्या होगा, 2 गुने से कम बढ़ेगा। तो इस अवस्था को हम पैमाने के घटते हुए या ह्रासमान प्रतिफल की अवस्था कहेंगे। रेखा चित्र में आप यहाँ पर समझ सकते हैं। प्रत्येक बार 100 इकाई प्राप्त करने के लिए उत्तर क्या किया गया है, 2 साधनों की मात्रा को बढ़ते अनुपात में बढ़ाया गया है। यानी कि जो AB है वो BC से छोटा है और BC CD से छोटा है और CD DE से छोटा है। यानी कि हर बार में क्या हुआ है, हमें 100 इकाई उत्पादन बढ़ाने के लिए दोनों साधनों की मात्राओं में पहले की तुलना में अधिक अनुपात में वृद्धि करनी पड़ी है। तो ये रेखा चित्र पैमाने के घटते हुए या ह्रासमान प्रतिफल को व्यक्त करता है। ये इस रेखा चित्र की व्याख्या है। आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं।
पैमाने के प्रतिफल के जो विभिन्न रूप या जो अवस्थाएं हमने दिखाई हैं उनको हम एक रेखा चित्र में दिखा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। इसमें शुरू वाली अवस्था जो कि 400 इकाई तक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, बढ़ते प्रतिफल की अवस्था हरे वाले समुत्पाद वक्र तक दिखाई गई है, डी बिंदु तक। यहाँ पर क्या हो रहा है कि 100 इकाई बढ़ाने के लिए हमें उत्तरोत्तर कम अनुपात में दोनों साधनों को बढ़ाना पड़ रहा है, जब तक कि उत्पादन 400 इकाई नहीं हो जाता। इसके बाद प्रत्येक 100 इकाई उत्पादन बढ़ाने के लिए हमें जो दोनों साधनों में वृद्धि करनी पड़ रही है वो समान अनुपात में करनी पड़ रही है, यानी कि DE बराबर EF बराबर FG। इसके बाद पैमाने के घटते प्रतिफल की अवस्था लागू हो जाती है, यानी कि प्रत्येक 100 इकाई बढ़ाने के लिए, प्रत्येक बार 100 इकाई उत्पादन बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, पिछले बार की तुलना में हमें ज़्यादा अनुपात में दोनों साधनों को बढ़ाना पड़ रहा है, तब जाकर के हमें 100 इकाई की वृद्धि मिल रही है। ये इसकी व्याख्या है। पैमाने के प्रतिफल की इन तीनों स्थितियों को हम एक अलग तरीके से भी रेखाचित्र में दिखा सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर रेखाचित्र में देख रहे हैं। इस रेखाचित्र में AB बराबर BC बराबर CD बराबर DE बराबर EF बराबर FG बराबर GH बराबर HI बराबर IJ हैं, अर्थात हर बार जो हमारे दोनों साधन हैं वो समान अनुपात में बढ़ाए गए हैं। जब हम इन सभी साधनों को समान अनुपात में बढ़ाते हैं तो जो उत्पादन है वो समान मात्रा में नहीं बढ़ता। तो यहाँ पर पहली स्थिति जो आप देख रहे हैं, समुत्पाद ये जो गुलाबी वाले हैं, इससे ऊपर है D बिंदु, वहाँ तक क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हम साधन की समान मात्राएं बढ़ाते जा रहे हैं बिंदु D तक, तो हर बार क्या हो रहा है, उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ रहा है। पहले 110 इकाई की वृद्धि होती है, उत्पादन 100 इकाई से बढ़कर 210 इकाई हो जाता है। फिर समान मात्रा बढ़ाने पर उत्पादन में जो वृद्धि है वो 115 इकाई की होती है और उत्पादन 210 इकाई से बढ़कर 325 इकाई हो जाता है। इसके बाद जब और समान मात्रा में वृद्धि की जाती है साधनों में बिंदु D पर, तो उत्पादन में वृद्धि होती है 120 की, यानी कि यहाँ तक बढ़ती दर से वृद्धि हो रही है। इसके बाद जब हम उत्पादन साधनों में समान अनुपात में वृद्धि करते हैं तो हर बार 120 इकाई की वृद्धि होती है और उत्पादन क्रमशः 565, 685 और उसके बाद 805 इकाई हो जाता है, यानी कि G बिंदु तक। G बिंदु के बाद जब हम वृद्धि करते हैं GH की, तो उत्पादन में जो वृद्धि है वो 120 ना होकर के 115 होती है, यानी कि यहाँ से पैमाने के घटते प्रतिफल लागू हैं। फिर इसके बाद हम समान रूप से वृद्धि करते हैं, लेकिन उत्पादन पिछली बार की तुलना में कम बढ़ता है, यानी कि पिछली बार 115 इकाई में की वृद्धि हुई थी और इस बार 100 इकाई की वृद्धि हुई है। फिर अगली बार 90 इकाई की वृद्धि हुई है। तो ये घटते प्रतिफल के रूप हैं या घटते प्रतिफल की अवस्था है। यहाँ पर ये तीनों ही स्थितियाँ एक ही रेखा चित्र में दिखाई गई हैं, पर यहाँ पर जो साधन मात्रा में वृद्धि हुई है वो हर बार बराबर हुई है, समान अनुपात में वृद्धि की गई है। और फिर उत्पादन जो है पहले बढ़ती दर से बढ़ा है, यानी कि शुरुआत में पैमाने के बढ़ते प्रतिफल की अवस्था है, उसके बाद स्थिर दर से बढ़ा है, हर बार 120 इकाइयाँ बढ़ी हैं उत्पादन की, ये पैमाने के स्थिर प्रतिफल है, और लास्ट में फिर घटती दर से उत्पादन वृद्धि हुई है। तो ये तीसरी अवस्था है पैमाने के घटते प्रतिफल की। तो तीनों स्थितियों को हमने इस रेखा चित्र में दिखाया है एक अलग तरीके से। आगे बढ़ते हैं, ये इस रेखा चित्र की व्याख्या है। पैमाने के प्रतिफल के विभिन्न रूप या अवस्थाएं लागू होने के कारण पैमाने के जो प्रतिफल हैं उनकी जो अवस्थाएं हैं वो लागू क्यों होती हैं। पैमाने के प्रतिफल के विभिन्न रूप या अवस्थाएं लागू होने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। पहला, साधनों की अविभाज्यता। उत्पादन के साधन सामान्यतः अविभाज्य होते हैं, अर्थात उनका एक न्यूनतम आकार होता है, उन्हें इस आकार से अधिक छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, जैसे मशीन और प्रबंधक आदि। अतः प्रारंभ में पैमाने में वृद्धि करने से ऐसे साधनों की उत्पादकता बढ़ने से पैमाने के बढ़ते प्रतिफल लागू होते हैं, लेकिन एक सीमा के बाद पैमाने के स्थिर और फिर घटते प्रतिफल लागू होने लगते हैं। दूसरा कारण है
आकार की कुशलता व अकुशलता। प्रोफेसर बोमोल के अनुसार उत्पादन में अधिक अनुपात में वृद्धि होने का कारण यह है कि उत्पादन को बढ़ाने के लिए पूंजीगत वस्तु के आकार में वृद्धि की जाती है और बड़े आकार वाली पूंजीगत वस्तुओं से उत्पादन में जो वृद्धि होती है वह लागत में हुई वृद्धि से अधिक अनुपात में होती है। लेकिन एक सीमा के बाद आकार की अकुशलता प्रारंभ हो जाती है जिससे घटते प्रतिफल लागू होने लगते हैं। उदाहरण के लिए यदि एक तेल पाइप का घेरा 2 गुना कर दिया जाए तो उससे पहले की तुलना में 2 गुने से अधिक तेल को निकाला जा सकता है। ये प्रोफेसर बोमोल का विचार था। श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण। अगला कारण यह है पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के लिए ये कारण है। प्रोफेसर चैम्बरलिन ने पैमाने के सिद्धांत में श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण पर बहुत जोर दिया है। उत्पादन के पैमाने को बढ़ाने से जटिल श्रम विभाजन तथा अधिक विशिष्टीकरण संभव हो जाता है। श्रम विभाजन के कारण श्रमिकों को अपनी योग्यता अनुसार कार्य मिल जाता है और वे एक ही कार्य को बार बार करने से इस कार्य में अधिक कुशल हो जाते हैं। चौथा कारण है उत्पादन की मितव्ययताएं और अमितव्ययताएं। बड़े पैमाने के उत्पादन से कुछ आंतरिक तथा बाह्य बचतें प्राप्त होने लगती हैं जिससे प्रति इकाई उत्पादन लागत कम हो जाती है। इन बचतों के अंतर्गत हम मुख्य रूप से प्रबंधन, श्रम विभाजन, जोखिम, कच्चा माल क्रय करने से संबंधित बचतों को शामिल करते हैं। लेकिन यदि एक सीमा के बाद भी उत्पादन में वृद्धि जारी रखी जाए यानी कि पैमाने का विस्तार जारी रखा जाए तो उत्पादन की अमितव्ययताओं के कारण पैमाने के घटते प्रतिफल लागू होने लगते हैं। पांचवा कारण है उन्नत मशीनों के प्रयोग की संभावना। उत्पादन का पैमाना बढ़ाने पर उन्नत तकनीकी मशीनों का प्रयोग संभव होता है क्योंकि अधिक पूंजी निवेश के कारण उन्नत तकनीक को अपनाना आसान हो जाता है जिससे उत्पादन में प्रति इकाई वृद्धि कम लागत पर होने लगती है। लेकिन एक सीमा के बाद मशीनों में ह्रास यानी कि घिसावट प्रारंभ हो जाती है जिससे घटते प्रतिफल लागू होने लगती है यानी कि मशीनों में टूट फूट होने लगती है जिससे लागत बढ़ जाती है और घटते प्रतिफल लागू हो जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।